वेलकम टू ऑरेंज लॉ। आज का हम लोग का टॉपिक है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 1 में सेक्शन 3 से सेक्शन 9 के बीच में बताया गया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टाइम एलिमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस देता है कि कब हमने ऑफर दिया था, कब उसका एक्सेप्टेंस मिली, कब हमने उसको रेवोकेशन दिया। रेवोकेशन होता है किसी ऑफर या एक्सेप्टेंस, मतलब रेवोकेशन का मतलब होता है रद्द करना, कि हमने किसी ऑफर को दिया था और उसको रद्द कर दिया। एक्सेप्टेंस को हमने रद्द कर दिया, ख़त्म कर दिया, निरस्त कर दिया, ये होता है रेवोकेशन। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए ये इम्पोर्टेंट है टाइम, क्योंकि कोर्ट्स में कुछ जजेस को डिसाइड करना पड़ता है कि कब ऑफ़र को एक्सेप्टेंस दी गई, क्योंकि जैसे ही हम लोग किसी ऑफ़र को एक्सेप्टेंस दे देते हैं तो ये ऑफ़र देने वाला पर्सन बाउंड हो जाता है कि अब उसको उस ऑफ़र को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, उस ऑफ़र को पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब उसको एक्सेप्टेंस मिल गई है। ऑफ़र के लिए एक्सेप्टेंस ये वैसे ही होता है जैसे कि एक बारूद के ढेर में माचिस की जलती हुई तीली डालना। आपने जैसे ही जलती हुई तीली डाली, बारूद का ढेर तुरंत आग पकड़ लेगा। तो ऑफ़र को भी जैसे ही एक्सेप्टेंस मिलेगी, वो तुरंत प्रॉमिस या कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और ऑफ़र देने वाला पर्सन बाउंड हो जाएगा कि अब उसको ऑफ़र को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 3 हम लोग को बताता है कि ऑफ़र यानी प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन की कम्युनिकेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसके बारे में एक दूसरे पर्सन को बता सकते हैं। इसको हम लोग एक्ट के द्वारा बता सकते हैं, यानी कोई कार्य करके बता सकते हैं। ओमिशन के द्वारा बता सकते हैं, यानी बिना कोई कार्य करे इसको बता सकते हैं कि हमने ये कार्य नहीं किया। इससे भी हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक और एलिमेंट होता है जो यहाँ पे सेक्शन में नहीं है, वो है कंडक्ट, यानी कि हम अपने कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने व्यवहार से। अपने व्यवहार से भी हम बता सकते हैं कि ये वाला ऑफ़र है मेरा, ये मेरी एक्सेप्टेंस है, ये हमने रिवोक कर दिया अपने व्यवहार से। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या ओमिशन में साइलेंस भी इंक्लूड होती है? मतलब यहाँ पे जो हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं और हम लोग वहाँ बिना किसी कार्य को करे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो क्या हम मान लेंगे कि साइलेंस, किसी एक पर्सन ने एक ऑफ़र दिया दूसरे पर्सन को, ए ने एक ऑफ़र दिया बी को, बी ने उसके ऑफ़र के रिप्लाई में उसको कुछ भी नहीं बोला, वो बस साइलेंट रहा, चुप रहा, उसने कोई भी आंसर नहीं दिया, तो क्या यहाँ पे ए मान ले कि उसके ऑफ़र को एक्सेप्टेंस मिल गई है सिर्फ इसलिए क्योंकि बी ने कोई कार्य नहीं करा, मतलब बी ने कोई भी आंसर नहीं दिया है? तो यहाँ पे ये नहीं होता। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से ओमिशन में साइलेंस इंक्लूड नहीं होती, यानी जब ए ने ऑफ़र दिया था बी को और बी अगर उसके रिप्लाई में सिर्फ चुप रहा, तो इसको हम ये नहीं मानेंगे कि उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है। साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं होती है, इसको ये ओमिशन में नहीं आती है। एक केस है भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस गिरधारी लैल एंड कंपनी का। इसमें एक पर्सन ने ऑफ़र दिया था और दूसरे पर्सन ने अपनी एक्सेप्टेंस के बारे में कम्युनिकेशन नहीं करा, मतलब उसने वो एक्सेप्ट करना चाहता था पर उसने एक्सेप्टेंस को किसी भी तरह से बताया नहीं था, अब तक कम्युनिकेशन किया ही नहीं था अपनी एक्सेप्टेंस का। तो कोर्ट ने बताया था यहाँ पर कि क्योंकि ऑफ़र का तो दिया गया था पर एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन हुई नहीं, इसलिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ एग्जिस्टेंस में आता ही नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था दोनों के बीच में। सेक्शन 4 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बताता है कि ऑफर का कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है। तो ऑफर की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज़ मेड। मतलब कि एक पर्सन है ए, उसने एक ऑफ़र दिया बी को, उसने 10 तारीख को एक लेटर भेजा बी को जिसमें उसने अपने ऑफ़र के बारे में बताया। बी के पास वो लेटर पहुंचता है 12 तारीख को। अब ए के लिए उसके ऑफ़र की कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई है 12 तारीख को, जब बी को उसके लेटर की जानकारी हो गई, उसका लेटर मिल गया। यानी कि ऑफ़र देने वाला पर्सन के लिए उसके ऑफ़र का कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होता है जब उसने अपने ऑफ़र के बारे में जिसको बताया है उस पर्सन तक ये जान उसके ऑफ़र की जानकारी हो जाएगी, तब ऑफ़र देने वाले पर्सन के लिए उसके ऑफ़र का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आती है बात एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? यहाँ दो बातें आती हैं। एक है पर्सन जिसने ऑफ़र दिया है, ऑफ़र देने वाले पर्सन के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई,
ये, और दूसरा जिसने पर्सन ने एक्सेप्ट करा है कि एक्सेप्ट करने वाले के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है। अब हम लोग बात करते हैं प्रपोजल देने वाले पर्सन के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है। तो सेक्शन ये बताता है कि प्रपोजल देने वाले पर्सन के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट हो जाएगी जब एक्सेप्टेंस देने वाले पर्सन ने अपनी एक्सेप्टेंस को ट्रांसमिट कर दिया, ताकि वो उसकी पावर के बाहर हो गया। ट्रांसमिट मतलब कि उसको लेटर को पोस्ट कर दिया, उसको भेज दिया ऑफर देने वाले पर्सन के पास। जिस दिन उसने ऑफर को लेटर पोस्ट करा अपना एक्सेप्टेंस वाला, उस दिन ऑफर वाला देने वाला पर्सन मान लेगा कि अब उसको एक्सेप्टेंस मिल गई। और लेटर जो है, क्योंकि वो ट्रांसमिशन में चला गया है, उसके पावर से एक्सेप्ट करने वाले पर्सन की पावर के बाहर हो गया है। अब वो एक्सेप्ट करने वाला पर्सन उस लेटर में छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसको इजी वे में समझते हैं। देखिए, पहले जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ा पुराना एक्ट है, इसमें तब लेटर से, टेलीग्राम से ऐसे कम्युनिकेशन होता था। तो अगर किसी को लेटर याद है, तो लेटर को हम लोग जिस दिन लिखते थे, मान लीजिए लेटर को अगर 10 तारीख को लिखा गया है, तो उसमें हम लोग लेटर में डेट डालते थे 10 अप्रैल। और लेटर हमने पोस्ट करा, लेटर को एक जगह से दूसरे जगह जाने में टाइम लगता है। वो 10 तारीख वाला लेटर हमारा पहुंचा 15 तारीख को। तो अब जिस दिन वो दूसरे पर्सन के पास पहुंचा, वो उस लेटर को पढ़ेगा, तो उस लेटर में तो डेट लिखी है 10 तारीख, तो वो पर्सन तो यही मानेगा कि इस लेटर को 10 तारीख को ही लिखा गया था। जैसे कि एक पर्सन है ए, इसने एक ऑफर दिया था बी को। बी ने अपना एक्सेप्टेंस का लेटर बनाया, उसने 10 तारीख को अपना एक्सेप्टेंस का लेटर बनाया और उसने भेज दिया ए के पास। ए के पास वो लेटर पहुंचा 15 तारीख को। अब 15 तारीख को जब वो लेटर पहुंचा, उसने उस लेटर को ओपन करा। उस लेटर में लिखा था कि 10 अप्रैल को ये मैंने तुम्हारा ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो जो पर्सन जिसने ऑफर दिया था, वो तो यही मानेगा कि मेरे ऑफर को एक्सेप्टेंस 10 तारीख को मिली है। वो ये तो नहीं मानेगा कि मेरे ऑफर को एक्सेप्टेंस आज मुझे लेटर मिला है 15 तारीख को, तो मैं आज ही मानूंगा इस 15 तारीख को ही मेरी एक्सेप्टेंस मिली है। जिस दिन वो लेटर को लिखा गया, उस लेटर में जो डेट पड़ी है, वो पर्सन यही मानेगा कि इस दिन को ही मेरे ऑफर को एक्सेप्टेंस मिला था। यानी कि वो 10 तारीख के बाद से ही बाउंड हो गया है उस ऑफर को पूरा करने के लिए। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये प्रोविजन क्यों रखा गया? देखिए, जब हमने लेटर को पोस्ट करा, हो सकता है वो लेटर बीच में कहीं खो जाए, वो ऑफर देने वाले पर्सन के पास पहुंचे ही ना। तो ऑफर देने वाले पर्सन के पास अगर वो पहुंचा नहीं, तो ऑफर देने वाला पर्सन बोल देगा कि मैंने जो तुमको ऑफर दिया था उसका एक्सेप्टेंस मुझे मिला नहीं, इसलिए मैंने ऑफर को पूरा नहीं करा, मैं तुम्हारे ऑफर को पूरा नहीं करूँगा। और इजी वे में एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपने मुझको एक ऑफ़र दिया था कि आप मुझे ये चीज़ें दोगे, मैंने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। आपका लेटर मुझको मिला था 10 तारीख को, मैंने अपना एक्सेप्टेंस का लेटर 12 तारीख को आपको पोस्ट कर दिया। अब 12 तारीख को जब मैंने पोस्ट करा, फिर मैंने उसको 15 तारीख को आपको कॉल करा और आपसे पूछा कि मैंने जो 12 तारीख को आपको एक्सेप्टेंस का लेटर दिया था वो आपके पास पहुंच गया? तो आप कहोगे मेरे पास तो पहुंचा नहीं कोई एक्सेप्टेंस का लेटर। उसके बाद आपने बोला क्योंकि आपका अब तक मेरे पास एक्सेप्टेंस का लेटर आया नहीं है, तो मैं अपना ऑफ़र आपको अब नहीं दूंगा, मैं अपना ऑफ़र कंप्लीट नहीं करूंगा। अब मुझे बड़ा ख़राब लगेगा कि मैंने तो आपका ऑफ़र एक्सेप्ट भी करा था, मुझे ज़रूरत भी है सामान की, मुझे सामान चाहिए भी आपसे, और अब आप मुझको सामान देने से मना कर दे रहे हो। बस इसलिए मना कर रहे हो कि मैंने जो आपको 12 तारीख को लेटर पोस्ट करा है वो आप तक अब तक पहुंचा नहीं है, पर मैंने तो लेटर पोस्ट कर दिया था, तो आपको ये मान लेना चाहिए कि मैंने आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। यही प्रॉब्लम को दूर करा था कोर्ट ने इस एक्ट के द्वारा। इस एक्ट में इसलिए यही बात रखी गई क्योंकि ताकि ऑफ़र देने वाला पर्सन बाद में मुकर ना जाए, बदल ना जाए कि मेरे पास तो एक्सेप्टेंस आई नहीं, तो मैं क्यों पूरा करूं अपने ऑफ़र को। इसलिए इस बात को रखा क्या कि ऑफ़र देने वाले पर्सन के लिए एक्सेप्टेंस उसी दिन कंप्लीट हो जाएगी जिस दिन एक्सेप्ट करने वाले पर्सन ने अपनी एक्सेप्टेंस को पोस्ट कर दिया। जिस दिन भी वो लेटर को डाल देगा, जिस दिन भी उस लेटर में जो भी डेट पड़ी होगी,
ऑफर देने वाला पर्सन को मानना ही पड़ेगा कि उसी दिन उसके ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गई है, अब उसको उस ऑफर को उसी दिन के बाद से पूरा करना स्टार्ट कर देना होगा। हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और ऑफर। रेवोकेशन मतलब स्टार्टिंग में बताया था कि रद्द करना, कब हम लोग ऑफर के जो हम लोग ने ऑफर दिया है उसको कब हम लोग रद्द कर सकते हैं, कब उसको ख़त्म कर सकते हैं। जो हमने एक्सेप्टेंस दे दी है उसको हम लोग कब अपनी एक्सेप्टेंस को वापस ले सकते हैं, कब अपनी एक्सेप्टेंस को ख़त्म कर सकते हैं। तो सेक्शन 5 बताता है ऑफर देने वाले पर्सन के लिए रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब हो सकती है, मतलब जिस पर्सन ने ऑफर दिया है वो कब तक उस ऑफर को ख़त्म कर सकता है। मान लीजिए एक पर्सन ए ने एक लेटर भेजा बी को, 10 तारीख को उसने लेटर भेजा, बी के पास तो 12 तारीख को पहुंच गया। 12 तारीख को उसको बी को पता चल गया इस ऑफ़र के बारे में। अब ए जो चाहता है कि ये उसका जो ऑफ़र दिया है वो अब नहीं चाहता है कि वो बी को ऑफ़र ये दे, वो चाहता है इस ऑफ़र को रिवोक कर दिया जाए, इस ऑफ़र को ख़त्म कर दिया जाए। तो बी ने एक टेलीग्राम भेजा, 12 तारीख को ही बी ने एक टेलीग्राम भेज दिया कि मैंने जो तुमको ऑफ़र वाला लेटर दिया था, अब मैं तुमको ऑफ़र नहीं देना चाहता हूँ, मैं अपने ऑफ़र वापस ले रहा हूँ, उसको ख़त्म कर रहा हूँ। अब बी के पास ये टेलीग्राम पहुँच गया 14 तारीख को। 14 तारीख को बी अपनी एक्सेप्टेंस को डालने ही वाला था, पोस्ट करने वाला था। अब जैसे ही वो अपनी एक्सेप्टेंस को पोस्ट कर देता तो ये ऑफ़र को एक्सेप्टेंस मिल जाती, तब तो ये वापस नहीं ले सकता था, तब तो इसको फुलफिल करना पड़ता अपनी प्रॉमिस को, नहीं करता तो कोर्ट में जाता। जैसे ही वो अपने एक्सेप्टेंस को पोस्ट करने वाला था उससे थोड़ी देर पहले इसके पास टेलीग्राम आ गया, जिसमें टेलीग्राम में लिखा था कि अब मैं अपने ऑफ़र को ख़त्म कर रहा हूँ। क्योंकि अब ये टेलीग्राम उसके पास पोस्ट करने से पहले ही आ गया, तो ये वहाँ पे रेवोकेशन ऑफ ऑफ़र की कम्युनिकेशन को पूरा मान लिया जाएगा। यानी कि एक्सेप्ट करने वाला पर्सन जब तक अपनी एक्सेप्टेंस को पोस्ट नहीं कर रहा है उससे पहले ही ऑफ़र देने वाला पर्सन अपने ऑफ़र को वापस ले सकता है। पर यहाँ मान लीजिए अपने बी ने अपनी एक्सेप्टेंस को 14 तारीख को पोस्ट कर दिया और पोस्ट करने के थोड़ी देर बाद उसके पास टेलीग्राम आया, टेलीग्राम में लिखा था मैं अपने ऑफ़र को वापस लेना चाहता हूँ। अब यहाँ पे रेवोकेशन नहीं हो सकता। अब यहाँ पे क्योंकि ऑफ़र को एक्सेप्टेंस मिल गई, उसने पोस्ट कर दिया, ऑफ़र को एक्सेप्टेंस मिल गई, अब ए को उस अपने ऑफ़र को पूरा करना पड़ेगा। वो अब पूरा नहीं करेगा तो वो कोर्ट में केस चलेगा। यानी कि ऑफ़र के रेवोकेशन को हम लोग तब तक कंप्लीट कर सकते हैं जब तक एक्सेप्टेंस देने वाले पर्सन ने अपनी एक्सेप्टेंस को पोस्ट नहीं करा। अब दूसरा वही चीज़ आती है, एक्सेप्ट करने वाले पर्सन कब तक अपनी एक्सेप्टेंस को वापस ले सकता है। यानी मैंने अपने एक्सेप्टेंस 14 तारीख को डाली, पोस्ट करी। अब मैंने जब 14 तारीख को पोस्ट करी, मुझे पता है वो लेटर आप तक 18 तारीख तक पहुंचेगा, लेकिन मैं उससे पहले ही चाहता हूँ कि मैं अपनी रेवोकेशन उसको रिवोक कर लूँ, मैं ख़त्म कर लूँ अपने एक्सेप्टेंस को। तो मैंने 15 तारीख को टेलीग्राम भेज दिया, टेलीग्राम आपके पास 16 तारीख को पहुँच गया। अभी तक मेरा एक्सेप्टेंस आपको पहुँचा नहीं था, मेरा टेलीग्राम उस एक्सेप्टेंस को वापस लेने के पास पहले ही पहुँच गया। तो यानी कि अब मैं अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता हूँ, इसका कम्युनिकेशन हो गया। मैं अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक तब तक कर सकता हूँ जब तक आपको मेरे एक्सेप्टेंस के बारे में जानकारी नहीं हुई। अगर मान लीजिए आपको जानकारी हो जाती तब तो आपके लिए भी एक्सेप्टेंस, मेरे लिए भी होता कि हाँ अब तो मेरा एक्सेप्टेंस पहले ही पहुँच गया है, अब मैं इसको वापस नहीं ले सकता हूँ। सेक्शन 6 हम लोग का बताता है कि रेवोकेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, मतलब किस वे से हम लोग अपने ऑफ़र दिया जो ऑफ़र दिया है, वो एक्सेप्टेंस दिया है, वो कैसे हमारा ऑफ़र या एक्सेप्टेंस ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहला तो आता है यही नोटिस देना कि हमने अपना ऑफ़र दिया था, अब मैं उसके रेवोकेशन की नोटिस भेज रहा हूँ। मैंने अपना एक्सेप्टेंस दिया था, अब मैं उसके रेवोकेशन की नोटिस भेज रहा हूँ। तो ये जो रेवोकेशन की नोटिस हम देते हैं, इस तरह से हम लोग रिवोक कर सकते हैं। दूसरा आता है लैप्स ऑफ टाइम, मतलब मान लीजिए मैंने एक ऑफ़र दिया आपको, मैंने ऑफ़र दिया कि 1 महीने के अंदर या आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब 1 महीना हो गया, आपने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करा, आपका कोई भी एक्सेप्टेंस मेरे पास आई नहीं, तो मैं मान लूँगा कि आपने मेरे ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करा है।
अब मान लीजिए इसी ऑफर में मैंने आपको कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी थी, मैंने आपसे नहीं बोला था कि इस टाइम लिमिट तक आपने एक्सेप्टेंस को भेज दीजिए, मैंने बस आपको ऑफर दिया। तो यहाँ पे रीजनेबल टाइम लेते हैं कि मान लीजिए, अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आज आपको ऑफर दिया तो आप 1 साल बाद हमको अपनी एक्सेप्टेंस देंगे, ऐसा नहीं होता। एक रीजनेबल टाइम होता है, वो कोर्ट देखती है हर एक केस में क्या क्या हो सकता है रीजनेबल टाइम, सबके फैक्ट्स अलग होते हैं हर एक केस में। तो एक रीजनेबल टाइम लिया जाता है कि इस टाइम तक तो आपको अपनी एक्सेप्टेंस को भेज देना पड़ेगा। अगर आप अपनी एक्सेप्टेंस को नहीं भेजते हैं तो मैं मान लूँगा कि मेरा ऑफर रिवोक हो गया है। तीसरा पॉइंट आता है फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल कंडीशंस। अब ऑफर देने वाले पर्सन ने कुछ कुछ कंडीशन रखी थी कि मेरा ये ऑफर तुम इस तरह से एक्सेप्ट करोगे, तुमको ये काम करना पड़ेगा, तभी मैं मानूंगा तुमने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करा। जैसे कि ऑफर देने वाला पर्सन बोल सकता है कि मुझको तुम अपना रिप्लाई टेलीग्राम के थ्रू भेजोगे, 2 दिन के अंदर भेजोगे, तभी मैं मानूंगा तुमने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करा है। अब दूसरे पर्सन ने कंडीशन को पूरा नहीं करा तो ऑफर खुद में रिवोक हो जाएगा। यानी कि दूसरे पर्सन ने अगर उसको टेलीग्राम से उसकी एक्सेप्टेंस नहीं दी, उसको 2 दिन के अंदर अपनी एक्सेप्टेंस नहीं बताई, तो फिर खुद में जो ऑफर है ख़त्म हो जाएगा, ये वाला ऑफर रिवोक हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट होता है बाय डेथ एंड इंसैनिटी और इंसैनिटी। एक पर्सन जिसने ऑफर दिया था उसकी ही डेथ हो गई, प्रपोजल जिसने दिया था उसकी ही डेथ हो गई, अब ऑफर को पूरा कौन करेगा? तो ऑफर यहाँ पर भी खुद में ख़त्म हो जाता है, रिवोक हो जाता है। इंसैनिटी का मतलब होता है एक व्यक्ति जिसकी मानसिक हालत ऐसी नहीं है कि वो अपने किए गए कार्य को समझ पाए। यानी एक पर्सन है ए, उसने जब ऑफर दिया तब तो वो सही था, पर उसका 2 दिन बाद एक्सीडेंट हो गया, अब वो इंसेन हो गया। तो जैसे ही वो इंसेन हो जाता है तो अब यहाँ पे वो अपना ऑफर को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे भी ऑफर खुद में रिवोक हो गया, ख़त्म हो गया। ये थे वेज जिस तरह से ऑफर रिवोक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। सेक्शन 7 हम लोग को बताता है एक्सेप्टेंस के बारे में। एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। यानी एक्सेप्टेंस बिल्कुल क्लियर हो, जो ऑफर दिया गया है उसी चीज़ की एक्सेप्टेंस हो, जिस पर्सन को ऑफर दिया गया है वही पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट करे। अनक्वालिफाइड हो, यानी एक्सेप्ट करने वाला पर्सन ये नहीं बोल सकता कि मैं तुम्हारी अपनी खुद की कंडीशन उसमें नहीं लगा सकता। जैसा कि ए पर्सन है, ए ने एक ऑफर दिया बी को कि मैं तुमको ये पेन 10 रुपये में सेल करना चाहता हूँ। बी ने उसके ऑफर को मान लिया, उसने बोला ठीक है मैं तुम्हारा पेन 10 रुपये में ले लूँगा, पर इसके साथ मुझको पेंसिल भी फ्री चाहिए। अब ये जो पेंसिल भी फ्री चाहिए, ये एक्सेप्ट करने वाले ने कंडीशन लगा दी, एक नई कंडीशन लगा दी, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है, उस ऑफर की एक्सेप्टेंस तो नहीं है, ये ख़त्म हो गई। एक्सेप्टेंस को अनक्वालिफाइड होना चाहिए, यानी एक्सेप्ट करने वाला पर्सन अपनी खुद की कंडीशंस यहाँ पे नहीं लगा सकता। अब प्रपोज करने वाले पर्सन ने अगर कुछ भी नहीं बोला है तो जैसे एक्सेप्टेंस करी जाती है यूजुअल मैनर में, वैसे ही एक्सेप्ट कर लो। अगर प्रपोज करने वाले पर्सन ने बताया है कि तुमको इस तरह से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यानी कि अगर उसने बोला है कि तुमको एक्सेप्टेंस अपनी टेलीग्राम से मुझको 2 दिन के अंदर सेंड करनी होगी, तो फिर आपको फिर एक्सेप्ट करने के लिए उसको टेलीग्राम ही देना होगा और 2 दिन के अंदर देना होगा। अब यहाँ पर आप एक टेलीग्राम की जगह लेटर भेज देते हैं तो ये कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती, यहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगी आप उस ऑफर के लिए जो मैंने आपको दिया। सेक्शन 8 बताता है कि एक्सेप्टेंस में परफॉर्मेंस भी इंक्लूड होती है। मतलब कि एक जैसे मैं एक पर्सन है ए, जैसे कि एक केस लॉ है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी का। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी मेडिकल कंपनी थी जिसने एक ऑफर निकाला था कि जो भी उसकी मेडिसिन को 3 हफ्ते तक 2 बार खाएगा वो उसको। सेक्शन 8 हम लोग को बताता है कि एक्सेप्टेंस हम लोग अपनी परफॉर्मेंस से भी इसे दे सकते हैं। मोस्टली जो जनरल ऑफर होते हैं उसमें ये आता है कि उसमें कोई भी कंडीशन लिखी होती है कि ये काम करने होंगे, जो ये काम कर लेगा हम मान लेंगे कि उसने हमारी ऑफर की एक्सेप्टेंस दे दी है। एक केस था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का, ये पहले भी डिस्कस करा था।
इसमें कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी जो ऑफर देती है उसमें बताती है कि हमारी मेडिसिन को 3 हफ्ते तक 2 बार खाना होगा, यानी वो एक एक्ट बता रही है जिसको परफॉर्म करना होगा। जो इस मेडिसिन को 3 हफ्ते तक 2 बार खाएगा प्रॉपरली, वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। अब किसी पर्सन ने इसको सिर्फ 2 हफ्ते तक खाया तो यहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुई। एक्सेप्टेंस वैसी ही होगी जो कंडीशन, जो परफॉर्मेंस उसमें बताई गई होगी। सेक्शन 8 में एक और चीज़ बताई गई है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस में एक्सेप्टेंस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस भी एक्सेप्टेंस होती है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस को सेक्शन 2F में बताया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, जो कि बस यही बताता है कि व्हेन आप एक पर्सन है, उसने एक ऑफर दिया दूसरे को, दूसरे ने भी एक ऑफर दे दिया उस पर्सन को कि मैं तुम्हारे लिए ये काम करूंगा और तुम मेरे लिए ये काम कर देना। ये जो प्रोमिसेस हैं जो एक पर्सन दूसरे पर्सन से कर रहा है, दूसरा पर्सन उस फर्स्ट वाले पर्सन से कर रहा है, ये होती है रेसिप्रोकल प्रॉमिस, जो आपस में हम लोग करते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये काम करा। मान लीजिए मैं तुम्हारे लिए घर बना रहा हूँ और दूसरा पर्सन बोले ठीक है तुम मेरे लिए घर बनाना, मैं तुम्हारे लिए एक गार्डन बना दूंगा। ये हो गई रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस भी एक्सेप्टेंस है ऑफर की, इसको भी एक्सेप्टेंस में इंक्लूड करा जाता है। सेक्शन 9 हम लोग का बस यही बताता है कि जो भी हमारा प्रपोजल एक्सेप्टेंस है, इसको एक्सप्रेस वे में और या फिर इम्प्लाइड वे, दोनों में हम लोग कर सकते हैं। एक्सप्रेस वे यानी हम लिख कर बता सकते हैं, बोल कर बता सकते हैं। इम्प्लाइड वे यानी कि अपने व्यवहार से भी हम लोग बता सकते हैं अपने प्रपोजल के बारे में और एक्सेप्टेंस के बारे में। तो ये था हम लोग का सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 9 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।